Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulaman Abbas School. Today we are here with our SLOs 431 and 461 from our chapter number 4, Turning Effect of Force. आज इस वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर का लास्ट SLOs डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमें एक टर्म सीखनी है, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमें इस टर्म को सीखना है कि व्हाट इज दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी। साथ साथ हमें बॉडी की स्टेबिलिटी पर इफेक्ट को स्टडी करना है ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एंड आफ्टर दैट वी विल सी द इफेक्ट of the center of gravity on the positions of on the stability of the object. So सबसे पहले जो है वो हम center of gravity की definition की तरफ चलते हैं। Let's suppose we have a rod. एक रॉड मेरे पास मौजूद है और इस रॉड के अंदर जो है वो बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं। हमें पता है कि अर्थ इस रॉड को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने कहा था कि दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज वेट फोर्स। सो इस रॉड के अंदर हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं। लेट्स से दीज आर द पार्टिकल्स दैट एग्जिस्ट विद इन द रॉड। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस रॉड में ये इतने सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं। जब हमने कहा कि अर्थ इस रॉड को अट्रैक्ट कर रही है टुवर्ड्स इट्स सेंटर, तो वी मीन दैट कि अर्थ इन रॉड के अंदर मौजूद हर पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। सो लेट्स से दिस पार्टिकल इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ बाय द वेट फोर्स। ये इस पार्टिकल की वेट फोर्स, देन इस पार्टिकल की वेट फोर्स। इस तरह से हर पार्टिकल टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ मैंने जो है वो बहुत सारे जो एरोज बनाए हैं, वो क्या है, वो एरोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन पार्टिकल्स का वेट, जिस वेट फोर्स से अर्थ इन तमाम पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अगर हम इन तमाम पार्टिकल्स के वेट फोर्स को सम अप कर दें, सो वी विल गेट द वेट ऑफ द रॉड। अगर हम इन तमाम पार्टिकल्स के वेट के जो फोर्सेस हैं उनको सम अप कर देंगे या ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट द वेट ऑफ दिस होल रॉड। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब हम डिफाइन करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उस बॉडी के अंदर मौजूद वो पार्टिकल जो कि तमाम पार्टिकल्स के वेट को या तमाम पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो पॉइंट बॉडी के अंदर जहां से बॉडी का वेट एक्ट कर रहा होता है, उस पॉइंट को वो पॉइंट जो कि बॉडी के अंदर मौजूद है उसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड और दूसरी इंपॉर्टेंट बातें, लाइक ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक यूनिफॉर्म बॉडी के अंदर एट द सेंटर ऑफ द बॉडी लाई करता है। जैसे ये हमारे पास एक रॉड मौजूद थी, तो अगर ये रॉड यूनिफॉर्म है तो इस यूनिफॉर्म बॉडी का जो वेट या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पॉइंट बिल्कुल सेंटर में लाई करेगा। साथ साथ एक और बात सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड जो मास मौजूद है या जो पार्टिकल्स मौजूद है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट को मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी मार्क किया है, उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के राइट एंड की तरफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लेफ्ट साइड पर मौजूद नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये इक्वल होते हैं और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सिमिलरली पॉइंट के ऊपर, पॉइंट के नीचे ये तमाम जो पार्टिकल्स मौजूद है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिमिलरली अगर हम ये देखें, ये जो तमाम छोटी छोटी वेट फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस क्या कर रही हैं, इस रॉड के अंदर रोटेशन प्रोड्यूस कर रही हैं, रॉड के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस कर रही हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पॉइंट ऑफ रोटेशन यहाँ पर प्लेस कर दूं, तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, वहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है एक्सिस ऑफ रोटेशन के, तो ये जो रॉड है वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को यहाँ प्लेस कर दूं,
सो यहाँ मौजूद नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, यहाँ टॉर्क कम प्रोड्यूस होगा, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के इस तरफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हैं, यहाँ रोटेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तो ये रॉड जो है वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगी। अगर मैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को यहाँ प्लेस कर देता हूँ तो क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि उस पॉइंट के अराउंड जो मास है या जो पार्टिकल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसलिए यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो मौजूद है उनकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क, और यहाँ जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद है उनके वेट की वजह से प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क, दोनों टॉर्क्स आपस में बराबर होंगे। सो ये रॉड जो है वो बैलेंस हो जाएगी, बॉडी रोटेट नहीं होगी। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है बॉडी के अंदर जिस पॉइंट पे वो बॉडी बैलेंस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमें रॉड दे दी जाए और पूछा जाए कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम उस रॉड को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे किसी भी पॉइंट के ऊपर। अगर वो रॉड किसी एक पॉइंट पे बैलेंस हो जाती है तो इट्स मीन वो पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। साथ साथ एक और चीज सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में नोट करते चलें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रॉड है वो यहां से ब्रेक हो गई। फॉर एग्जाम्पल जो रॉड थी, यूनिफॉर्म रॉड थी, वो हमारी ब्रेक हो गई एक एंड से, तो क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब भी यहीं पे लाई करेगा? नहीं करेगा यहाँ पर लाई। जैसे मैंने अभी स्टार्ट में कहा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अराउंड राइट लेफ्ट अप एंड डाउन उसकी सराउंडिंग में जो मास है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही मौजूद है तो उसके राइट साइड पे मास कम है और यहाँ पर मास ज्यादा है, तो ये जो पॉइंट है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स दिस पॉइंट, और इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा कि उस पॉइंट के दोनों एंड्स के ऊपर या दोनों तरफ सराउंडिंग में जो मास है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सो इन शॉर्ट अगर हम दोबारा से डिफाइन करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, तो इट इज अ पॉइंट इन अ बॉडी फ्रॉम वेयर द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। किसी भी बॉडी के अंदर एक यूनिफॉर्म बॉडी में वो पॉइंट जहां से बॉडी का वेट एक्ट कर रहा होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में अभी हमने कुछ और बातें भी इसके अंदर ऐड की कि जो पॉइंट है यूनिफॉर्म बॉडी के अंदर सेंटर में लाई करता है, उस पॉइंट के अराउंड जो पार्टिकल्स हैं या जो मास है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। साथ साथ ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई की जाए तो ये जो बॉडी है वो रोटेट नहीं होगी बल्कि बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, तो अब जो है वो दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं जहां हमें ये बताना है कि इस पोजीशन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी पोजीशन से किसी भी बॉडी की स्टेबिलिटी पर क्या फर्क पड़ता है। सो ये स्टेबिलिटी हमारे पास दो चीजों पे डिपेंड करती है, जिसमें से एक हमारे पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन एंड सेकंड इज बेस एरिया। दो चीजों पे डिपेंड करती है स्टेबिलिटी किसी भी बॉडी की, वन इज पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द अदर इज द बेस एरिया ऑफ दैट बॉडी। इसको इसी चीज को जो है वो एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो ग्लास मौजूद है, दोनों ग्लास का लेट सपोज मास इक्वल है, बराबर मास है दोनों का, बट ये एक यूनिफॉर्म बॉडी है तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लाई करेगा इस सेंटर में, जबकि अगर हम इस ग्लास को देखें तो ये यूनिफॉर्म बॉडी नहीं है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर में लाई नहीं करेगा। अगर सेंटर में लाई करता है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो इसका मतलब ये है कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर और नीचे जो मास है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो जो हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है वो हमेशा ऐसे पॉइंट की तरफ, ऐसे पॉइंट पे लाई करता है जहां से जो मास है उस बॉडी का वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो यहाँ इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ मौजूद है। अगर मैं एक ट्रे के ऊपर इन दोनों ग्लास को रखूं और मैं उस ट्रे को शेक करूं तो किस ग्लास के चांसेस हैं कि वो स्टेबल रहेगा, वो अपनी जो है वो पोजीशन को मेंटेन कर पाएगा और गिरेगा नहीं। सो ऑब्वियसली ये वाला जो ग्लास है वो
टॉपल ओवर नहीं करेगा, वो स्टेबल रहेगा। क्यों होगा ऐसा? बिकॉज इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ग्राउंड से करीब है, जबकि इस बॉडी के अंदर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ग्राउंड से ज्यादा ऊपर है, इसलिए ये वाला जो ग्लास है वो ज्यादा स्टेबल रहे। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक ग्राउंड के ऊपर सरफेस पे एक पर्सन है जो कि स्टैंड कर रहा है, तो उस पर्सन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अराउंड बेली बटन पर लाई कर रहा होगा। सो फॉर एग्जांपल दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब वो पर्सन ये करता है कि उसने अपने पाँव के साथ बहुत लॉन्ग से सिलेंडर को टाई कर दिया। इस तरह से उस पर्सन ने क्या किया, अपने पाँव के साथ, फीट के साथ इस तरह के लॉन्ग से सिलेंडर को टाई कर दिए। अब अगर उससे कहा जाए, इससे भी कहा जाए कि वो वॉक करे, इस पर्सन से भी कहा जाए कि वो ग्राउंड के ऊपर वॉक करे, तो कौन सा पर्सन है जो कि ज्यादा स्टेबल होगा और क्यों? बिकॉज इस पर्सन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ग्राउंड से करीब लाई कर रहा है, जबकि इस पर्सन में देखें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो स्टेबिलिटी किससे गेन हुई? उस पर्सन के अंदर जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड से करीब है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो ट्रक्स मौजूद है। फर्स्ट ट्रक जो है वो लोडेड है। अब लोडेड किस तरह से है? यहाँ पर जो है वो बहुत सारा सामान जो है वो ऊपर के ऊपर जो है वो स्टैक करते हुए इसके ऊपर डाला हुआ है, जबकि जो दूसरा ट्रक है वो एम्प्टी है। जब ट्रक एम्प्टी है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा इसके सेंटर पे, जबकि जब हमने इसके ऊपर सामान डाल दिया तो सामान डालने से क्या होगा, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी गाड़ी के या इस ट्रक के ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। सो फॉर एग्जांपल इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ लाई कर रहा है। तो जब ये दोनों ट्रक एक स्ट्रेट रोड पे चलते हुए शार्प टर्न लेते हैं, तो कौन सा ट्रक है जिसके स्टेबल रहने के चांसेस ज्यादा है? सो द सेकंड वन विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर्ड टू द फर्स्ट वन, because the position of center of gravity in the second truck lie near to the ground. जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सेकेंड ट्रक का वो ग्राउंड से करीब है, इसलिए वो ट्रक जो है वो ज्यादा स्टेबल कंसिडर होगा एज कंपेयर टू दिस ट्रक जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ लाई कर रहा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। हमने रेसिंग कार्स देखी होंगी और जो नॉर्मल जो डेली लाइफ में कार्स मूव होती हैं उसको देख लें, कंपेयर करते हैं उस रेसिंग कार के साथ। सो रेसिंग कार जो ज्यादातर होती हैं उसकी जो हाइट है वो कम से कम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रेसिंग कार है हमारे पास, तो रेसिंग कार का जो बॉडी है वो इस तरह से बनाई जाती है कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ग्राउंड से ज्यादा करीब हो, जबकि इस कार में क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड से ज्यादा ऊपर है। तो वहां पर जो है वो रेसिंग्स के अंदर हमें स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड होती है ताकि जो रेस करते हुए कार है वो टॉपल ओवर ना हो सके। सो अगर ये दोनों कार जो है वो टर्न लेती हैं हाई स्पीड पे, तो जो वो कार जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड से करीब है वो कार जो है वो ज्यादा स्टेबल कंसिडर होगी एज कंपेयर टू this car. So finally we conclude that the stability of the body depends on the position of center of gravity. अगर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड से जितना करीब होगा, ग्राउंड से जितना नीचे की तरफ होगा, वो बॉडी उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड से जितना ऊपर होता जाएगा वो बॉडी जो है वो उतनी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगी। और जो दूसरा फैक्टर था सेंटर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी का, दैट इज बेस एरिया। जिन बॉडीज का बेस एरिया ज्यादा होगा वो बॉडीज जो है वो ज्यादा स्टेबल कंसिडर होंगी, और जिन बॉडीज का एरिया कम होगा वो बॉडी जो है वो अनस्टेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ फ्लोर के ऊपर हमने इस कोन को प्लेस कर दिया, तो ये कोन जो है वो इस तरह से प्लेस हुआ हुआ है और उसको शेक करें हम तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगा। अनलाइक द कोन जिसमें हमने कोन को इस तरह से बैलेंस किया है, अब अगर हम उसको डिस्टर्ब करेंगे तो वो कोन गिर जाएगा। क्यों गिर गया? बिकॉज इस कोन का जो बेस एरिया है वो कम है और यहाँ कोन को जब हमने प्लेस किया तो उसका बेस एरिया ज्यादा है। सो इन शॉर्ट
बेस एरिया के साथ स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। जिन बॉडीज का बेस एरिया ज्यादा होगा वो बॉडी ज्यादा स्टेबल होगी, और जिन बॉडीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना ग्राउंड से करीब होगा वो बॉडी उतनी ज्यादा स्टेबल कंसिडर होगी। सो दैट वाज आवर लेक्चर, जिसमें हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन किया और साथ साथ उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इफेक्ट चेक किया ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। साथ साथ हमने एक और फैक्टर देखा कि स्टेबिलिटी डिपेंड करती है उस बॉडी के बेस एरिया के ऊपर। सो दैट वाज आवर लेक्चर फॉर टुडेस क्लास। इंशाल्लाह आई विल बी राइट बैक विद अनदर न्यू चैप्टर फ्रॉम आवर class 9 physics. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz.